नमस्कार। मैं महबूब आलम, प्रवक्ता बीएड पाठ्यक्रम, आप सबका राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग शिक्षण क्या है और शिक्षण की अवस्थाएं एवं शिक्षण के स्तर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग शिक्षण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सबको पता है, शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया से तात्पर्य शिक्षण के माध्यम से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है या शिक्षण के माध्यम से छात्र में ज्ञान, समझ एवं कौशल का विकास किया जाता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही करे और उस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करे। मुख्य रूप से शिक्षण के दो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय की प्रकृति से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते समय सामान्य उद्देश्य सभी प्रकरण के लिए एक ही होता है और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। विशिष्ट उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी में किया है। विशिष्ट उद्देश्य का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी में किया है और एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय इन्हीं शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कराने की कोशिश करता है और ये जो उद्देश्य हैं विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो शिक्षण कार्य करता है। हम लोग देखेंगे बीएस ब्लूम के द्वारा वर्गीकृत विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं। बीएस ब्लूम ने विशिष्ट उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। बीएस ब्लूम ने शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा मनोचालक या क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का विकास बीएस ब्लूम ने 1956 में किया था। संज्ञानात्मक पक्ष का विकास बीएस ब्लूम ने 1956 में किया था। भावात्मक पक्ष का विकास क्राथवोल मसीहा 1964 में किया था। भावात्मक पक्ष का विकास क्राथवोल एवं मसीहा ने 1964 ईस्वी में किया था, जबकि मनोचालक या क्रियात्मक पक्ष का विकास 1969 में सिम्पसन ने किया था। अब इन तीनों उद्देश्यों को ही प्राप्ति के लिए एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और इन तीनों उद्देश्यों में अलग अलग और बिंदु समाहित हैं। सबसे पहले हम संज्ञानात्मक पक्ष को देखेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष में के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन समाहित है। भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन करना या आकलन करना, व्यवस्थापन या चारित्रीकरण समाहित है। मनोचालक या क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, क्रिया, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, कौशल निर्माण समाहित है। अब एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत देखेंगे ज्ञान। ज्ञान से तात्पर्य छात्र के समझ
चीज़ों को प्रस्तुत करना या चीज़ों की सामान्य जानकारी प्रस्तुत करना, जिससे छात्र अपने मन मस्तिष्क में उसे ला सके, जिसका प्रत्याभिज्ञान कर सके, प्रत्यास्मरण कर सके। बोध स्तर पे सीखे हुए ज्ञान को छात्र अपने शब्दों में बता सके, उस ज्ञान से संबंधित कोई परिभाषा बता सके और उस ज्ञान को अपने शब्दों में व्याख्या कर सके। अनुप्रयोग स्तर पे जो भी समझ विकसित किया है, उस ज्ञान से संबंधित जो भी समझ विकसित हुआ है, उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना, या समस्या से संबंधित जो भी समाधान है उसको दूसरी समस्या में अप्लाई करना। अगला, विश्लेषण। छात्र पाठ्य विषय वस्तु को या पढ़ाए गए पाठ्य विषय वस्तु को छात्र छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका विस्तृत अध्ययन करता है। इस प्रक्रिया को हम विश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें छात्र विश्लेषण स्तर पे जो ज्ञान को छोटे छोटे भागों में बांटा है, उसको समेटते हुए पुनः एक साथ जोड़कर अध्ययन करने की कोशिश करता है। संश्लेषण ये उच्च कोटि का शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। इसमें सृजनात्मकता समाहित होती है, क्योंकि इस स्तर पे एक नवीन प्रकार का संप्रत्यय का विकास होता है। अगला, मूल्यांकन स्तर। मूल्यांकन स्तर पे हम देखते हैं कि ज्ञान छात्र के में ज्ञान कितना विकसित हुआ है और कितना उसको समझा है। मूल्यांकन स्तर पे इसका आकलन करने की कोशिश किया जाता है कि छात्र कितना उस ज्ञान को समझा और कितना जाना। दूसरा हम देखेंगे भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में सर्वप्रथम है ग्रहण करना। भावात्मक पक्ष के शिक्षण में छात्र को विषय वस्तु या पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित किसी ऐसे घटना को लाना चाहिए जिससे छात्र उस घटना से अभिप्रेरित हो, और अभिप्रेरित होने के बाद से छात्र अनुक्रिया करने की कोशिश करे। अनुक्रिया तभी करेगा जब उस घटना के प्रति उसकी समझ विकसित होगी, सोच विकसित होगी। तो घटना के प्रति अनुक्रिया करना ही अनुक्रिया में समाहित होगा। अनुमूल्यन या आकलन, इस स्तर पे छात्र यह देखने की कोशिश करता है कि उस घटना से संबंधित कौन सी अनुक्रिया हमारी सही हुई है और कितना हम उस समस्या को समझ पाए हैं और कितना उसका समाधान किए हैं, और कौन कौन से मूल्य हमारे अंदर विकसित हुए हैं और कौन कौन से मूल्य ऐसे हैं जिनका विकास करना अभी बाकी है। ये अनुमूल्यन या आकलन में आता है। यानी कि यहाँ पे इस स्तर पे यह देखा जाता है कि छात्र में कौन कौन से मूल्य का विकास हुआ है और कौन कौन से मूल्यों का विकास करना अभी बाकी है। और व्यवस्थापन स्तर पे समझे हुए सीखे हुए मूल्यों या सीखे हुए ज्ञान समझ को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। सीखे हुए ज्ञान कौशलों एवं मूल्यों को मन मस्तिष्क में व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। चारित्रीकरण स्तर पे जो भी मूल्य उसने व्यवस्थित किया है, जो भी सीखी हुई ज्ञान को व्यवस्थित किया है, उसको अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में लाने का प्रयास करता है। अगला, मनोचालक या क्रियात्मक पक्ष। मनोचालक या क्रियात्मक पक्ष में सर्वप्रथम उद्दीपक है। उद्दीपक से तात्पर्य, सबसे पहले हम किसी कार्य को करने के लिए छात्र के समक्ष हम एक उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं और छात्र उस उद्दीपक को ग्रहण करता है
दूसरा क्रिया, छात्र द्वारा जब उद्दीपक को ग्रहण कर लिया जाता है तो उस उद्दीपक के प्रति जो छात्र प्रयास करता है या उस उद्दीपक को पाने के लिए जो प्रयास करता है या उस समस्या को समाधान करने के लिए जो प्रयास करता है उसको क्रिया या अनुक्रिया कहते हैं। नियंत्रण। अगला नियंत्रण। नियंत्रण से तात्पर्य किसी अनुक्रिया को नियंत्रित करके करना या किसी समस्या को, किसी समाधान को सीख करके प्रयोग करना। इस स्तर पे छात्र यह देखने की कोशिश करता है कि उस उद्दीपक की प्राप्ति किस अनुक्रिया से हुई है और जिस अनुक्रिया से उस उद्दीपक की प्राप्ति हुई है उस अनुक्रिया का चुनाव करता है और अन्य प्रकार की जो अनगिनत अनुक्रियाएं थीं उसको त्याग देता है। और यही नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, यानी कि उस सही अनुक्रिया का चुनाव कर लेना जिससे कि उस उद्दीपक की या उस समस्या की समाधान हो सके। अगला समायोजन। समायोजन से तात्पर्य जब उस समस्या का समाधान कर लेता है तब वो वातावरण में समायोजन करने की कोशिश करता है और समायोजन करने के दौरान वह सीखी हुई ज्ञान को अपने स्वभाव में लाता है। समायोजन करने के दौरान सीखे हुए ज्ञान को अपने स्वभाव में लाने का कार्य करता है और ये जो सीखा हुआ ज्ञान है अपने स्वभाव में लाने का जो कार्य है यही स्वाभाविकरण कहलाता है। और जब छात्र सीखे हुए ज्ञान को जब अपने स्वभाव में लाने का प्रयास करता है तो यही जो प्रयास होता है एक कौशल निर्माण का कार्य करता है, यानी ज्ञान को स्वभाव में लाने के बाद से छात्र एक नवीन प्रकार के कौशल का विकास करता है। धन्यवाद।